हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। एलेक्स गुरु पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट पर एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोड एनालिसिस या सुपर नोड एनालिसिस की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, नोड एनालिसिस से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कई सारे केसेस बनते हैं और स्टूडेंट्स उन केसेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हमने पूरे कंसेप्ट को एक नेटवर्क में पिरोया है और ये हमने हमारे क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस से पिरोया है। जब भी हमने नेटवर्क एनालिसिस क्लासरूम में पढ़ाया है तब हम इस एक पर्टिकुलर सर्किट से जब स्टूडेंट्स को नोड एनालिसिस समझा देते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट्स कभी भी नोड एनालिसिस की इक्वेशन बनाने में कहीं नहीं अटकते। और अगर आपका नोड इक्वेशन सही है तो उस कंडीशन में आपका प्रॉब्लम एटलीस्ट स्टार्ट सही हो जाता है। उसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स बचता है, जहां आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके इधर उधर करके और सीधा जो वेरिएबल अननोन होता है उसको आपको निकालना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको हमारा ये कंसेप्ट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो बिना और ज़्यादा बात किए मैं अब आगे बढ़ता हूँ नोड एनालिसिस पर। नोड एनालिसिस हमारे पिछले केसीएल और केवीएल के वीडियो लेक्चर का ही एक्सटेंशन है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें, क्योंकि केसीएल आपको वहाँ पर समझने को मिलेगा। अगर आप केसीएल नहीं जानते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो भी आपको हम नोड एनालिसिस अच्छे से लगाना सिखा देंगे। इसलिए इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात हम आपको ग्राउंड से उठा करके करेंगे। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं पता है और आप सीधा नोड इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे नोड इक्वेशन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमने एक डायग्राम बनाया है, एक सर्किट डायग्राम बनाया है, इस सर्किट डायग्राम में हमने वो सभी केसेस कंसिडर किए हैं जो केसेस आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मिल सकते हैं। कैसे केसेस आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मिल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक किसी नोड पर जब आप इक्वेशन बनाएं तो एक ब्रांच ऐसी मिले जिस ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, अकेला रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, दो नोड के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, वोल्टेज सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसकी पॉलरिटी अलग अलग हो। यहाँ पर E0 की पॉलरिटी और E1 की पॉलरिटी अलग है। दो नोड के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस ना होकर के रेजिस्टेंस के साथ में एक सोर्स कनेक्टेड हो, साथ ही साथ रेजिस्टेंस के साथ करंट सोर्स हो या अकेला करंट सोर्स हो, और किसी नोड से ग्राउंड नोड तक सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो। तो ये अलग अलग केसेस आपके किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करते हुए आपको मिल सकते हैं। इन केसेस को हम बहुत अच्छे से भी डिटेल में समझेंगे जिससे कि आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर लेता हूं। ब्रांच क्या होती है, जैसे हम यहाँ पर अभी हमने बोला कि एक किसी ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ब्रांच किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर्टिकुलर ब्रांच सिर्फ एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ ये जो ब्रांच है, यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ब्रांच एक करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ब्रांच सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस प्रकार से ब्रांच किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। और जब किसी पॉइंट पर दो एलिमेंट आकर के मिल रहे हैं तो उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट हम नोड कह सकते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट हम नोड कह सकते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट हम नोड कह सकते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट नोड है, ये पर्टिकुलर पॉइंट नोड है, ये पर्टिकुलर पॉइंट नोड है, यहाँ पर भी नोड है, यहाँ पर भी नोड है। तो अगर हम इस तरीके से चले तो हमारे नेटवर्क में हम देख पा रहे हैं कि कई सारे नोड अवेलेबल है। तो जब हम नोड एनालिसिस से किसी सर्किट को सॉल्व करने की बात करेंगे तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि हमें किसी ब्रांच में किसी एलिमेंट से बहने वाला करंट या किसी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट या किसी ब्रांच पर वोल्टेज, किसी एलिमेंट पर वोल्टेज, ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें निकालना होगा। तो जितने कम वेरिएबल होंगे हम इक्वेशंस कम बनेगी और कम इक्वेशंस बनेगी तो हम आसानी से नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जनरली हर दो एलिमेंट पर जहां नोड होता है वो नोड हम कंसीडर नहीं करते। हम ऐसे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जहां पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस आकर के मिल रही हो। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक नोड मानूंगा, 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 और
इस पूरी लाइन को एक सिंगल नोड मानूंगा। अब यहां देखिए, आप कह सकते हैं कि साहब यहां पर भी 3 ब्रांच आके मिल रही है, यहां पर भी ये 1 2 और 3 ब्रांच आके मिल रही है, यहां पर भी 3 ब्रांच आके मिल रही है, यहां पर भी 3 ब्रांच आके मिल रही है, तो हम इनको अलग अलग नोड क्यों नहीं मान रहे? नया नोड आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि आपको दो पॉइंट्स के बीच में कोई कंपोनेंट ना मिल जाए, क्योंकि जब तक कंपोनेंट बीच में नहीं है, मतलब यहां पर अगर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हम इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज एक जैसा मानते हैं, सेम मानते हैं, क्योंकि सेम होगा, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो हमें अलग वोल्टेज मानने की जरूरत नहीं है और अलग वोल्टेज मानने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट देखिए, जब तक आपका नया दो पॉइंट के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं आ जाता तब तक उन सभी पॉइंट्स पर वोल्टेज सेम होगा, इसलिए हम उसको एक ही पोटेंशियल पर मानेंगे। जैसे यहाँ पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये एक अलग पॉइंट दिख रहा है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चूंकि कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस के बाद से लेकर के यहाँ तक, इस रेजिस्टेंस से यहाँ तक और इस रेजिस्टेंस से यहाँ तक सभी पॉइंट्स पर एक ही जैसा पोटेंशियल मुझे मिलने वाला है। और ये ज्योमेट्री है बेसिकली। देखिए, आप इस चीज को और थोड़ा सा मैं एक सेकंड के लिए इसको ऐसा मान लूं कि अगर मान लो कोई यहां पर इसको ऐसा कनेक्ट कर देगा, तो क्या डिफरेंस हो गया? कोई डिफरेंस नहीं हुआ। मतलब इस रेजिस्टेंस R1 को और इस E0 वोल्टेज को अगर मैं ऐसा कनेक्ट कर दूं तो भी चलेगा। ये सिर्फ हमने अच्छा दिखे इसके लिए हमने उसको इस टाइप से उसको बनाया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहां से लेकर के यहां तक एक ही पोटेंशियल होगा। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल नहीं है क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। तो सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है कि आप नोड एनालिसिस में नोड माने। ये नोड बेसिकली दो या दो से अधिक ब्रांचेस जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है हम उनको नोड कहते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंक्शन क्या होता है? नोड और जंक्शन, जब आप सर्किट थ्योरी या ग्राफ थ्योरी की बात करते हैं या नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं तो कई बार आपसे जंक्शन वर्ड भी पूछा जाता है, जंक्शन क्या होता है? तो जंक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहां दो से अधिक ब्रांचेस आकर के मिलती है। ये मैं रेलवे स्टेशन की एनालॉजी से इसको डिफाइन करता हूं कि यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि कुछ स्टेशन रेलवे स्टेशन सिर्फ स्टेशन से और कुछ रेलवे स्टेशन जंक्शन होते हैं। जंक्शन कौन से रेलवे स्टेशन होते हैं? वो रेलवे स्टेशन जंक्शन होते हैं जहां पर सिर्फ एक लाइन नहीं होती। मतलब जैसे अगर मान लो सपोज मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टेशन की बात करूं, मध्य प्रदेश के मंदसौर स्टेशन की बात करूं, तो यहाँ पर रेलवे लाइन सीधी कनेक्टेड है। मतलब एक ही लाइन यहाँ से गुजर रही है, आने वाली और जाने वाली दो लाइनें हैं लेकिन एक ही लाइन यहाँ से गुजर रही है, तो इसको हमने क्या कहा? ये हमारा एक स्टेशन है। लेकिन रतलाम जंक्शन पर जब अपन पहुंचते हैं, रतलाम स्टेशन की जब हम बात करते हैं, तो रतलाम स्टेशन पर एक मंदसौर की तरफ आने वाली लाइन है, एक बॉम्बे की तरफ जाने वाली लाइन है, एक नागदा की तरफ जाने वाली लाइन है, एक इंदौर की तरफ जाने वाली लाइन है। तो वहां पर कई सारी ब्रांचेस आकर के मिल रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो दो से अधिक ब्रांचेस अगर किसी पॉइंट पर आके मिलती है तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। और जो जंक्शन है वो नोड तो है ही, क्योंकि नोड की डेफिनेशन में हमने ये कहा कि दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस जहां पर आकर के मिलती है उसको हम नोड बोलते हैं। तो ये आप नोड और जंक्शन की डेफिनेशन भी अपने लिए आप याद रखिए। तो अब क्या करना है हमें? देखिए, ये जब हम नोड आइडेंटिफाई कर लेंगे तो नोड आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें हर नोड पर एक पोटेंशियल मानना है। और सपोज यहाँ इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में ये नोड्स है जो मैं ग्रीन में डिनोट कर रहा हूं, और इन नोड के पोटेंशियल्स मैंने ये पोटेंशियल्स मान लिए हैं। ये नोड नंबर 1 में लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। ये 1 नंबर नोड है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है, ये नोड नंबर 4 है, और एक ये नोड नंबर 5 है। अब देखिए, जब भी मैं नोड मान करके नोड पोटेंशियल की बात करूंगा तो मैं हमेशा पोटेंशियल किसी रेफरेंस से लेता हूं। तो यहां पर ये जो कॉमन ब्रांच है, इस कॉमन ब्रांच को मैं 0 वोल्ट पर मान करके या ग्राउंड मान करके सभी नोड का पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में ही मेजर करने वाला हूं। इसलिए जब भी मैं नोड एनालिसिस लगाऊंगा, एक नोड को मैं ग्राउंड पोटेंशियल मानूंगा, और जनरली इस कॉमन लाइन को हम ग्राउंड पोटेंशियल पर मानते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क में नंबर ऑफ नोड्स अगर n है, जैसे यहां पर कितने हैं? यहां पर 5 है, तो आपके अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स जो होंगे, वो नंबर ऑफ अननोन्स जिनकी मान हमें निकालने हैं, वो नंबर ऑफ अननोन्स n-1 होंगे। n-1 होंगे, मतलब यहां पर 5 - 1 मतलब 4 नोड हैं। 4 अननोन से जिनके मान मुझे नोड एनालिसिस से निकालना होगा। दूसरी बात,
जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन जब हमारे पास होंगी और अगर मेरे पास n अननोन्स है तो उन n अननोन्स को का मान निकालने के लिए मुझे n इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर चूंकि मेरे पास n-1 अननोन है, इसलिए मुझे n-1 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए मुझे n-1 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, और चूंकि n-1 ही हमारे अननोन है, नोड्स हैं, तो उन नोड्स पे जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे वो n-1 इक्वेशंस मिल जाएगी, और उन इक्वेशंस की सहायता से मैं अननोन्स की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहां पर जैसे 4 इक्वेशंस मुझे बनानी होगी इन चारों नोड पर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब देखिए, आप जब किसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम में एक बार नोड मानना है। नोड आप मान लीजिए, उसके बाद में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करिए जैसा हम कह रहे हैं उस तरीके से। अब आपको पहले से कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जब नोड एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं तब सिर्फ ये सोचिए कि हम कहीं वोल्टेज को करंट या करंट को वोल्टेज तो नहीं कर रहे। बस इतना सोच करके आप चलते जाइए, आपकी गाड़ी कहीं नहीं रुकने वाली। तो देखिए अब हम कैसे यहां पर नोड एनालिसिस यूज करके इक्वेशंस बनाते हैं। अब यहां पर जब मैं किसी पर्टिकुलर नोड पर इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन बनाते वक्त मैं यहां पर किरचॉफ्स करंट लॉ उपयोग करने वाला हूं। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, आप सभी लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं, फिर वापस इसको मैं रिपीट करूंगा। किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि किसी नोड पर ब्रांचेस में जो करंट्स होते हैं उन करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर जिस नोड पर मुझे इक्वेशन बनानी है उस नोड से मैं बाहर जाते हुए करंट मानूंगा। देखिए ये मैं यहां पर 3 करंट्स मान रहा हूं। 3 करंट्स क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 3 ब्रांचेस वहां पर हैं। जितनी ब्रांचेस है उतने करंट्स मुझे मानने पड़ेंगे। तो ये 3 करंट्स मैंने मान लिए। अब यहां पर आपने देखा होगा कि तीनों करंट्स बाहर जाते हुए माने। तो नोड एनालिसिस का कंसेप्ट ये होता है कि आप इस नोड को, जब जिस नोड पर आप खड़े होंगे उस नोड को आप हायर पोटेंशियल पर मानेंगे। हायर पोटेंशियल पर मानने का मतलब यह है कि उस नोड से आप करंट बाहर जाता हुआ मानेंगे। तो हमेशा आपको यही करना है, करंट हमेशा आप बाहर जाता हुआ ही मानेंगे, चाहे आपको उस ब्रांच में करंट ऑलरेडी दिया हुआ हो। आप बाहर जाता हुआ करंट माने आंख बंद करके। अब जब आप बाहर जाता हुआ करंट मानेंगे और नोड 1 पर आप केसीएल यूज करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे, तो किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि किसी नोड पर आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। यहां सभी करंट जा रहे हैं, इसका मतलब सभी जाने वाले करंट का योग आने वाले करंट के योग के बराबर होगा। अब आने वाला करंट तो कोई नहीं है, इसका मतलब 0 होगा। तो देखिए अब यहां पर लॉजिक क्या है, आप जब केसीएल को हायर पोटेंशियल पर केसीएल का यूज कर रहे हैं, नोड को हायर पोटेंशियल पर मान रहे हैं, करंट्स को बाहर जाता हुआ मान रहे हैं, तो इससे एडवांटेज क्या हुआ, इससे एडवांटेज ये हुआ कि आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस इक्वेशन में मैं यहां पर प्लस लगाऊंगा कि माइनस लगाऊंगा। इनिशियली जो आपका पहला इक्वेशन बनेगा उसमें आपको सभी करंट बाहर जाते हुए मानने, मतलब आपको I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 ही लिखना है। अब हम एक एक केस लेते हैं। I1 करंट देखिए, I1 करंट का मान हम कैसे लिखें। ये E0, R1, R2, R3, R4, R5, E1 ये सभी नॉन क्वांटिटीज हैं। इसको मैं कैपिटल I1 लिख रहा हूं, इसको मैं कैपिटल I2 लिख रहा हूं। ये करंट सोर्स की वैल्यूज, ये सभी नॉन क्वांटिटीज होगी। अभी हम एक एग्जांपल लेकर के भी इसको समझेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में इस ब्रांच में अब देखिए आपको क्या देखना है। केसीएल आप यूज कर रहे हैं, आप करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR। तो आपको हर ब्रांच में करंट का मान लिखना है और करंट का मान वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ये आपको फिक्स करना है दिमाग में। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं कि जब आप इक्वेशन बनाएंगे तब आपको ये पता होना चाहिए कि आप करंट लिख रहे हैं या वोल्टेज। यहां पर मैं करंट लिख रहा हूं तो करंट का फॉर्मूला मेरे दिमाग में मुझे पता है कि I इज इक्वल टू V/R होता है। अब आपको यहां वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिखना है I1 की जगह। अब इस नोड पर V1 वोल्टेज है और यहां इस ब्रांच में, पहली ब्रांच में हमने एक बैटरी भी लगा रखी है, एक वोल्टेज सोर्स भी लगा रखा है। तो ओवरऑल इस रेजिस्टेंस पर मुझे वोल्टेज देखना होता है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस E0 वोल्टेज सोर्स से करंट किस दिशा में आ रहा है। यहां पर देखिए करंट ऊपर की दिशा में आ रहा है। क्यों ऊपर की दिशा में आ रहा है, क्योंकि बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट बाहर आता है। अब ये जो करंट है, ये करंट आपने जो माना है उस करंट को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है। ये I1 करंट की दिशा आपकी बैटरी के करंट की दिशा में है या उसके अपोजिट है। अगर ये इसी की दिशा में है तो
ओवरऑल वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पर ऐड हो जाएगा। अगर ये अपोजिट है तो डिफरेंस होगा, और डिफरेंस में बड़ा कौन, नोड की बात कर रहे हैं साहब, तो नोड ही बड़ा होगा। तो नोड एनालिसिस में नोड वोल्टेज हमेशा हायर पोटेंशियल पर मानते हुए अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो V1 वोल्टेज है, ये V1 वोल्टेज की वजह से जो करंट है वो E0 वोल्टेज की वजह से करंट का अपोज कर रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पर है, तो वोल्टेज हो गया V1 माइनस E0 अपॉन रेजिस्टेंस का मान R1। देखिए दुनिया कितनी आसान है। दुनिया आसान सिर्फ तब है जब आपको ये पता हो कि आप लिख क्या रहे हो। आप करंट लिख रहे हो तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिखते वक्त मैंने ये देखा कि उस ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स भी एक्स्ट्रा एडेड है, तो डिफरेंस वोल्टेज की एडिशन वोल्टेज, डिफरेंस के लिए अगर अपोजिट करंट तो डिफरेंस, एक जैसे करंट तो एडिशन। तो V1 माइनस E0 अपॉन R1, ये हो गया आपका I1। फिर ये प्लस प्लस लिख दीजिए, आप आंख बंद करके प्लस लिख दीजिए, क्योंकि I2 हमने बाहर जाता वही माना है। अब हो जाएगा अगला, देखिए अब यहां इस ब्रांच में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सीधा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V1 अपॉन R2, फिर प्लस I3। देखिए I3 दो नोड वोल्टेजेस के बीच में बहने वाली ब्रांच, बीच में लगी ब्रांच में बहने वाला करंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नोड पोटेंशियल है, ये नोड पोटेंशियल है, तो ये भी हायर पोटेंशियल पर है, तो ये भी करंट इधर देगा। लेकिन बड़ा कौन, जिसके साथ हम वो बड़ा, जिस पर जब खड़े वो बड़ा। V1 पर खड़े तो V1 बड़ा, जब V2 पे खड़े होंगे तो V2 को बोलेंगे कि भैया तू बड़ा। अभी हमने बोल दिया V1 बड़ा, V1 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो वोल्टेज है वो V1 माइनस V2। देखिए ये नोड हायर पोटेंशियल पर है, इसकी वजह से करंट इधर आएगा, इसकी वजह से भी करंट इधर आ रहा है, दोनों करंट अपोज कर रहे हैं। तो दो नोड के बीच में जब ब्रांच होगी तो हमेशा डिफरेंस वोल्टेज ही लेना है आपको, V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस R3 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई भैया, पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि आप जितनी ब्रांच इस पर्टिकुलर इक्वेशन में उतनी ही टर्म होगी जितनी यहां पर ब्रांचेस है, सभी के बीच में प्लस होगा। अब जैसे हमने नोड 1 पर इक्वेशन बनाई है उसी टाइप से अब हम नोड 2 पर चलेंगे और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। नोड 2 पर देखिए हमारे पास क्या सीन बन रहा है, क्या सिचुएशन है। तो अब हम बात करते हैं नोड 2 यूजिंग KCL। नोड 2 पर देखिए, नोड 2 पर भी कितनी ब्रांचेस है, तीन ब्रांचेस अगर है तो फिर से वही तीन करंट्स। अब हम I1 I2 I3 नहीं यूज करके I4 I5 और I6 यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप I1 I2 I3 भी ले सकते हैं, आप I डबल डैश ले सकते हैं, कुछ भी आप ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी करंट्स हमने कैसे माने हैं, फिर से वही कहानी वही रहेगी, सभी करंट्स बाहर जाते हुए माने हैं, तो सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम शून्य होगा। आने वाला करंट कोई नहीं है, इसलिए सिर्फ जाने वाले करंट्स का योग शून्य हो गया, प्लस प्लस साइन रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए I4 करंट जब मैं लिखूँ, यहाँ कन्फ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप जिस नोड पर खड़े रहेंगे उस नोड को आप हायर पोटेंशियल पर मानेंगे। इसको V2 को मैं अब हायर पोटेंशियल पर मानूंगा और दूसरे नोड के कंपैरिजन में भी ज़्यादा वोल्टेज में इसका मानूंगा। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो I4 करंट है, ये I4 करंट जो मुझे लिखना है, ये इस रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट है और उसके लिए मुझे इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज चाहिए। तो अब ये वोल्टेज V2 माइनस V1 होगा। मतलब आप जिस नोड पर खड़े हैं उस नोड के पोटेंशियल को आप क्या माने, हायर पोटेंशियल माने, और हायर पोटेंशियल मानते हुए आप इक्वेशन लिखें V2 माइनस V1 अपॉन R3। करंट लिख रहे हैं इसलिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आपको लिखना है। यहां देखिए इन दोनों में अंतर आ रहा है। ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी दिशा बदल गई है। तो दिशा बदली है, इसका मतलब आपका यहां पर V2 माइनस V1 माइनस V2 की बजाय V2 माइनस V1 होगा। और हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं, आप जब इक्वेशन बनाएंगे तो इवन जब आप 15-20 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो ये I1 I2 I3 आपको ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे, जो हम आगे आपको हमारे आगे के वीडियो लेक्चर्स में इक्वेशंस बना करके बताएंगे, जब आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस पर्टिकुलर ब्रांच में जब मैं I5 करंट की बात कर रहा हूं तो देखिए प्लस साइन मुझे लगाना है। फिर से एक ब्रांच में रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट देखिए किधर जा रहा है, इसमें प्लस से करंट बाहर आएगा, मतलब नीचे आ रहा है। I5 की दिशा और इसके I1 वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट की दिशा एक जैसी है, इसका मतलब R4 रेजिस्टेंस पर टोटल वोल्टेज इन दोनों सोर्स का एडिशन होगा, मतलब V2 प्लस E1। और V2 प्लस E1 लिखने से काम नहीं चलेगा, करंट लिख रहे हैं इसलिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का मान R4। इसके बाद देखिए प्लस
इस वाली ब्रांच में अब देखिए एक नया केस आ गया कि दो नोड के बीच में रेजिस्टेंस के साथ साथ एक वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड हो। तो जब वोल्टेज सोर्स होता है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उस सोर्स की वजह से करंट किस दिशा में बह रहा है। यहाँ इस सोर्स की वजह से करंट इस दिशा में बहेगा, नोड की वजह से करंट इधर आएगा। तो इस रेजिस्टेंस पर ओवरऑल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये वोल्टेज V2 इसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इसका करंट की दिशा और इस वोल्टेज की दिशा सेम है, इसलिए V2 प्लस E2, और ये अपोज कर रहा है इसलिए माइनस V3। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है V2 प्लस E2 माइनस V3 और अपॉन में R5 इक्वल टू 0। दुनिया बहुत आसान है। अगर आप नोड और मेश एनालिसिस जानते हैं, अगर आप करंट और वोल्टेज जानते हैं, तो सर्किट थ्योरी और नेटवर्क एनालिसिस की दुनिया बहुत आसान है। और ये दुनिया आसान तो इंजीनियरिंग आसान, इंजीनियरिंग आसान तो आगे की कहानी आसान। चलिए, तो नोड 1 और नोड 2 पर दो इक्वेशन हमने बना ली है। अब हम नोड 3 पर इक्वेशन की बात करते हैं। तो नोड 3 पर देखिए, अगर हम नोड 3 की इक्वेशन हम यहां ले लेते हैं। नोड 3 पर हम KCL का यूज कर रहे हैं, यूजिंग KCL। इस पर्टिकुलर नोड पर जब मैं बात कर रहा हूं तो फिर से वही मैं करंट्स मानूं। अब मैं चूंकि I4, I5, I6 मान चुका था तो यहां मैं मान लेता हूं I7, I8 और I9 सभी बाहर जाते हुए हैं। KCL यही बोलता है कि जो करंट्स हैं उन करंट्स का आप एल्जेब्रिक सम ले लीजिए। तो I7 प्लस I8 प्लस I9, एल्जेब्रिक सम हमने कैसे लिया है, दिशा के साथ, सभी बाहर जाते हुए माने हैं इसलिए सभी के बीच में प्लस आएगा, प्लस एडिशन करके हम उसको 0 कर रहे हैं। अब ये जो I7 करंट है, देखिए फिर से वही बात आ गई, दो नोड के बीच में एक रेजिस्टेंस और एक साथ में वोल्टेज सोर्स। अब इस नोड पर खड़ा हूं तो ये बड़ा है भाई साहब, तो ये बड़ा हो गया V3 माइनस E2, क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट है वो V3 को अपोज कर रहा है, और नोड करंट तो नोड पोटेंशियल वाला जो करंट है वो तो अपोज करेगा ही करेगा, इसलिए V3 माइनस E2 माइनस V2 अपॉन R5। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि उस ब्रांच में क्या लगा हुआ है। अब देखिए पहले से अगर आपको कोई चीजें क्लिक नहीं हो रही तो गलती से आप कैसे बचेंगे वो भी आप यहाँ पर नोट करिए। अब मैं जब I8 लिखने जा रहा हूं तो I8 लिखते वक्त अगर मान लो मैंने ये देख लिया कि इससे तो करंट इधर आ रहा है और ये करंट अपोजिट जा रहा है, तो दोनों करंट अपोज कर रहे हैं, तो क्या मैं V3 माइनस I1 लिख सकता हूं? मैं नहीं लिख सकता। मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि ये V3 माइनस I1 मैंने वोल्टेज में से करंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता, मुझे वोल्टेज अगर यहाँ लिखा होता, यहाँ वोल्टेज सोर्स होता तो मैं V3 माइनस I1 I3 कुछ करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने लिखा है ये तो गलत में लिखने जा रहा था, तो इसको मुझे मिटा देना चाहिए। और अगर करंट सोर्स सीधा ब्रांच में दिख रहा है तो आप खुश हो जाइए। खुश इसलिए होना है क्योंकि मैं करंट का ही तो मान लिख रहा हूं, और एक ब्रांच में करंट अलग अलग नहीं होता। मैंने जो माना है वो और ये करंट एक ही है। अगर मैंने उल्टी दिशा में मान लिया है तो आप उसका मान माइनस करके लिख दो, क्योंकि मैंने I8 इधर जाता हुआ माना है, ये पास आ रहा है, इसका मतलब ये करंट होगा माइनस I1। सिर्फ करंट ही लिख रहे हैं, KCL है, हम करंट ही लिख रहे हैं, और करंट नहीं है वोल्टेज है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिख करके करंट बनाएंगे, लेकिन लिखना करंट ही है। और अब आखिरी टर्म क्या बची हमारी, प्लस I9 के लिए देखिए I9 इस ब्रांच में, फिर ये तो सेम वही वाला केस हो गया, दो ब्रांच के बीच में रेजिस्टेंस, इसलिए मैं अब इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करके सीधा लिखूंगा V3 माइनस V4 अपॉन R7 इक्वल टू 0। तो ये तीनों करंट्स हो गए, ये आपका I7 हो गया। I8 का मान माइनस I1 है। देखिए अब मैं इस ब्रांच पर जब जाऊंगा, इस नोड पर जब मैं जाऊंगा, नोड नंबर 4 पर देखिए, यहां पर अब आपको थोड़ा सा सावधान करूंगा मैं। नोड 4 पर देखिए, और सावधान भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ जाएं। अगर नहीं बैठ रहे हैं तो अब भी आप जब इक्वेशन बनाएं तो सिर्फ वोल्टेज और करंट का अगर आपने ध्यान रखा तो आपकी दुनिया आसान होती जाएगी। कैसे, देखिए इस नोड 4 पर जब मैं इक्वेशन बनाने की सोचूंगा तो मैं यहाँ पर फिर से वही तीन करंट्स मानूंगा। मान लो ये मैंने I10, I11 और I12 मान लिए, तो KCL के अकॉर्डिंगली I10 प्लस I11 प्लस I12 इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे। अब जब मैं I10 लिखूंगा तो I10 तो मुझे अभी पता है, V4 माइनस V3 अपॉन R7 लिख दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये I11 भी मुझे दिख रहा है कि इस ब्रांच में V4 माइनस I2 को नहीं करूंगा, करंट और वोल्टेज है भैया, ये तो ये करंट सोर्स दिया है, मतलब और दुनिया आसान पे आसान होती जा रही है। अगर करंट सोर्स आपको मिल गया तो मतलब इस ब्रांच में मुझे सीधे करंट मिल गया तो I, और उसी दिशा में मिल गया तो प्लस 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 ही रहेगा भैया, प्लस ही रहेगा, प्लस I2, माइनस भी नहीं होगा। जैसा यहाँ उल्टी दिशा में थी तो हमने माइनस लगा के फिर माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा, यहाँ तो वो भी नहीं करना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत आसान दुनिया, प्लस I12। हाथ अगर चलते चलते रुक जाए तो मानिए कि आप कुछ
समझ पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं। कैसे, देखिए, जब मैं यहाँ इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे याद है कि अरे हमें तो ऐसा बताया था एलेक्स गुरु ने कि V1 माइनस ई करके अपन रेजिस्टेंस करते हैं, तो तुरंत दिखा अरे इसमें से वोल्टेज में से करंट इधर आएगा और इधर करंट आएगा, तो I12 का मान लिखने के लिए मैं V4 माइनस E3 कर दूंगा, और जैसे ही अपोन में जाऊंगा तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ओहो, फंस गया। नहीं फंसा। अब आपको, जब आपका हाथ यहां रुक जाएगा तो आप गलती करने से रुक जाएंगे। आपकी गलती, आप अगर V4 माइनस C3 इक्वल टू 0 लिख करके आगे बढ़ गए, मतलब आपने हमारा करंट और वोल्टेज का वाली बात को ध्यान नहीं रखा है। आप हमेशा याद रखिए कि अगर मैं KCL की इक्वेशन बना रहा हूं तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होना चाहिए, और रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब फिर मैं इस इक्वेशन को पूरा कर ही नहीं सकता, और नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं गलती तो नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन यहाँ पर नहीं बनेगी, इस इक्वेशन को यहाँ बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप धीरे धीरे ये समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही सब जब स्टार्ट किया था बताया था कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में उन पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है। मतलब ये जो V4 है, ये V4 सीधे E3 के बराबर ही है। तो इसका वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस भी आएंगे जब आपको सीधे कुछ वोल्टेजेस किसी नोड पोटेंशियल पर मिलेंगे, पर जब आप इक्वेशन बनाएंगे तब अगर आपको ये चीज, या तो ये आपको डायरेक्टली समझ में आने लग जाए प्रैक्टिस के बाद, और अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन में जल्दबाजी में अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट यहां जाकर के रुक जाएं। अगर यहां जाकर के आप रुक गए तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। तो इस टाइप से अगर आप नोड में किसी सर्किट में इक्वेशन बनाते हैं तो कहीं से कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर ने तो सब इंडिपेंडेंट सोर्सेज लेकर के प्रॉब्लम बता दी। इंडिपेंडेंट सोर्सेज लेकर के प्रॉब्लम इसलिए बताइए क्योंकि हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट वाली प्रॉब्लम ही आती है। इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं या और किसी बड़ी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको वहां पर डिपेंडेंट सोर्स भी मिल जाता, मान लो सपोज इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की मैं बात करूं और इसी प्रॉब्लम में मुझे अगर कहीं पर एक डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ होता, सपोज ये इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होकर के कोई डिपेंडेंट सोर्स होता। अब मैं एक डिपेंडेंट सोर्स यहां पर बना देता हूं, देखिएगा आप इसको समझिएगा। ये मैंने एक डिपेंडेंट सोर्स बना दिया। मेरा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज का वीडियो आप जरूर से देख लें, उसमें हमने सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है। उस वीडियो को आप जरूर से एक बार देख लें। अब मान लो ये यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स है और इसका मान मैंने अंदर ऐसा लिखा प्लस माइनस, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया सपोज के टाइम आई डैश, और यहां कहीं आई डैश बना हुआ है। देखिएगा, समझिएगा, मतलब ये सोर्स इस आई डैश पर डिपेंड कर रहा है। इस आई डैश का जो भी मान होगा वो के टाइम्स होकर के यहां पर इस वोल्टेज का मान बनेगा। इस आई से अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सोर्स अगर अंदर प्लस माइनस लिखा हुआ है मतलब ये एक वोल्टेज सोर्स है, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये इस करंट आई पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो अगर ऐसा सीन होता आपकी प्रॉब्लम में तो आप क्या करते? घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको हमेशा से आपको ये बोलता हूं कि नेटवर्क एनालिसिस दुनिया का सबसे सरल विषय। अगर आपको करंट और वोल्टेज का ज्ञान है, और हमें करंट और वोल्टेज का ज्ञान है, तो हमारे लिए ये कभी भी बड़ा इशू नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए, जब आप इस I5 करंट को लिख रहे हैं तो आप जैसा हम पहले कर रहे थे हमें वैसा ही करना है। ये वोल्टेज सोर्स अगर है तो आप V2, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट देख लीजिए पहले, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ये करंट हमारे नोड करंट को अपोज कर रहा है। तो डिफरेंस वोल्टेज क्या होगा? अब यहां पर ये जो V2 प्लस E1 लिखा था इसकी जगह मैं लिखूंगा V2 माइनस के आई डैश अपॉन R4। ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को हम ऐसा लिख देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। V2 माइनस के आई डैश अपॉन R4। के आई डैश, अब वोल्टेज में से हमने के आई डैश माइनस किया, ये के आई डैश वोल्टेज है। ये वोल्टेज क्यों है? क्योंकि ये सोर्स वोल्टेज है ना। तो वोल्टेज, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट, बस। अब ये आई डैश क्या है? अब एक वेरिएबल, एक अननोन बढ़ गया। देखिए, आप सिर्फ आपका डिपेंडेंट सोर्स आपको इतना सा कष्ट देगा, वो कहेगा कि भैया मैं मेरे साथ एक अननोन लेके आ रहा हूं, आप इस अननोन का उपाय कर दीजिएगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। मतलब क्या हुआ? आपको जब आप, अब ये चार इक्वेशन आपके पास थी, एक नोड नंबर 2 पर, नोड नंबर 3 पर और नोड नंबर 4 पर। अब चार इक्वेशन थी, चार अननोन थे, लेकिन अब यहां पर एक अननोन आई डैश बढ़ गया। अब हमारा डिपेंडेंट सोर्स हमें ये कह रहा है कि भैया आप तो इस आई डैश का इलाज कर दो। आई डैश का इलाज कर दोगे तो मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल साधारण इंसान बन जाऊंगा। तो इस आई डैश का इलाज करते हैं। देखिए, आई डैश क्या है? आई डैश मैंने इस ब्रांच में जो करंट माना था वही तो आई डैश करंट है। मैंने I2 करंट माना, यहां पर V1 अपॉन R2 लिखा था। अब ये V1 अपॉन R2 अगर मैं यहां रख दूंगा तो V2 माइनस के V1 अपॉन R2 अगर मैंने रख दिया तो मेरा काम हो गया कंप्लीट। क्यों? क्योंकि अब जब इस इक्वेशन को आप लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपका
आई डैश जो था वो आई डैश भी डिसअपियर हो गया। तो डिपेंडेंट सोर्स, मैं कई सारे एग्जांपल्स लेकर के आपको और समझाऊंगा, लेकिन हाँ मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि आप डिपेंडेंट सोर्स से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आप अगर सोर्सेस को देख करके, नेटवर्क को देख करके अनईजी होने लग जाएंगे तो फिर आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। आप इनके साथ खेलिए, आप इनको ऐसा मान के चलिए कि ये बहुत सरल है और सिर्फ करंट और वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इसको ध्यान में रख करके और आपको जो हम बाकी कंसेप्ट बता रहे हैं उन कंसेप्ट को आप कलेक्टिवली यूज करिए तो आसानी से आपका काम बनता चलेगा। तो चलिए अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे सपोज ये प्रॉब्लम अगर मुझे दिया हुआ है और मुझे कहा जा रहा है कि आप नोड एनालिसिस लगाइए, और नोड एनालिसिस से सपोज कहीं पर मुझे यहाँ पर करंट निकालना है। अगर ये करंट मुझे निकालना है तो मुझे पता है कि इस नोड का पोटेंशियल मुझे पता हो, तो करंट I का मान, इस नोड का पोटेंशियल सपोज मान लेते हैं अपन की V2 है, तो करंट V2 अपॉन 10 हो जाएगा। तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, करंट निकालना है अपन बाद में सोचेंगे। अब हमारा पहला काम ये है, इस करंट को भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आपका पहला काम ये है कि आप इस नेटवर्क में नोड पोटेंशियल निकाल ले। बस आपका नोड पोटेंशियल्स अगर आ गए, हमने जीरो से स्टार्ट किया, नोड पोटेंशियल्स आप देख लीजिए। यहाँ पर कितने नोड मानूंगा मैं, यहाँ पर 3 नोड मानूंगा। ये मेरा ग्राउंड नोड 0 वोल्ट रहेगा, मतलब 2 इक्वेशंस मुझे बनानी, एक इस नोड पर बनानी है और एक इस नोड पर बनानी है। क्या सोर्सेज लगे वो सब अपन बाद में देखते चलेंगे। ये 2 नोड है तो 2 नोड पोटेंशियल्स मैंने मान लिए। नोड नंबर 1 मान लिया, नोड नंबर 2 मान लिया। नोड 1 पर देखिए अब मैं KCL यूज कर रहा हूँ, KCL यूज कर रहा हूँ मतलब मुझे यहाँ 3 करंट्स मानने हैं। 3 करंट क्यों, क्योंकि 3 ब्रांचेस है, तो I1 I2 और I3 3 करंट ले लिए। तीनों करंट का एडिशन 0 होगा क्योंकि तीनों करंट मैंने बाहर जाते हुए माने हैं। अब ये जो I1 करंट है, देखिए V1 -10 नहीं लिख सकते क्योंकि ये करंट सोर्स है, और करंट सोर्स से तो खुश हो जाइए, उस ब्रांच में करंट ऑलरेडी दे रखा है और हमने जो माना है उसके अपोजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा -10। I1 का मान हो गया, चूंकि ये ऊपर आ रहा है, मेरा माना हुआ करंट नीचे जा रहा था तो ये -10 हो गया, प्लस I2 का मान क्या होगा इस वाली ब्रांच में V1 अपॉन 10। I3 का मान 2 नोड के बीच में है, इसलिए V1 - V2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। अब आगे चलिए नोड नंबर 2 पर देखिए। नोड नंबर 2 पर अगर आप चलेंगे तो नोड नंबर 2 पर फिर से आपको वही KCL यूज करना है। यहां पर कितनी ब्रांचेस है, यहां पर भी 3 ब्रांचेस है, तीनों के करंट आप मान लीजिए I4 I5 I6। ये अभी अपन शुरुआत की दौर में लिख रहे हैं, बाद में हम ये भी नहीं लिखेंगे, तो हम सीधे डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे I4 + I5 + I6 इक्वल टू 0। अब I4 का मान क्या होगा, फिर से वही 2 नोड के बीच में है, इसलिए V2 - V1 अपॉन 5। I5 का मान सिंपली V2/10 और I6 का मान V2/10 इक्वल टू 0। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे V1 और V2 का मान निकालना है। देखिए ऐसा नहीं है कि नोड एनालिसिस यहाँ किसी नेटवर्क को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है। एक नेटवर्क को आप कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जब तक कि आपका कोई यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक मेथड से करने के लिए नहीं कहा जाता, तब तक आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, नोड लगा सकते हैं, मैश लगा सकते हैं, करंट डिवीजन लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक, पर हमें आना सब कुछ चाहिए। तो देखिए नोड एनालिसिस से ही इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जल्दी से। ये हो जाएगा -100 + V1 + 2V1 - 2V2 इक्वल टू 0। कई बार बच्चों को ये नॉर्मल मैथमेटिक्स करने में भी दिक्कत आती है, तो भैया आप थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2V1 - 2V1 + V2 + V2 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, एक यहाँ से आप V1 या V2 का मान निकाल करके यहाँ रख दें। अपन V1 का निकाल करके यहाँ रख देते हैं, तो देखिए यहाँ क्या हो गया, ये मेरा 2V2 है, 2V2 - 2V1 + V2 + V2, ठीक है। ये हो गया 2 3 4 4V2 इक्वल टू 2V1 और V2 इक्वल टू हो गया V1/2। तो यहाँ तो ये रख दें आप, या आप एक और वैल्यू लिख सकते हैं V1 = 2V2। तो V1 = 2V2 यहाँ पर रख देता हूँ मैं, तो V1 की जगह 2V2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 6V2 - 2V2 इक्वल टू 100 और ये हो जाएगा 4V2 इक्वल टू 100। ओह V2 आ गया, V2 आ गया 400/4 मतलब 25 वोल्ट, और V2 आ गया। तो जो I मुझे यहाँ निकालना था, अब मुझे उसकी याद आई जिसको मुझे निकालना था, ये I मुझे निकालना था, और ये I मैंने आपको कहा V2 अपॉन 10 होगा क्योंकि इस नोड का पोटेंशियल अपॉन 10 और ये आपका 25 है, तो 25/10 से ये 2.5 एम्पियर होगा।
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं सुपर नोड एनालिसिस आपको तुरंत बताऊंगा। देखिए, अगर आपके पास कभी ऐसा केस आ जाए, आप अभी हमने हमारी पिछली प्रॉब्लम में ये देखा कि एक नोड से ग्राउंड नोड तक अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो उस नोड पर हम सीधे वो वोल्टेज मान लेते हैं। ये केस आपको अभी क्लियर हो गया था कि अगर इस नोड से ग्राउंड तक अगर वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहाँ का पोटेंशियल इस नोड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। जैसे इस प्रॉब्लम में सपोज यहाँ पर अगर एक ही वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता तो V1 का मान हम डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन अगर दो नोड पोटेंशियल के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स लग जाए तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो सीधे क्या करें, आप सीधे उन नोड पर पोटेंशियल्स मान लें, V1 और V2 नोड पोटेंशियल्स आप मान लें। ये सपोज करंट सोर्स है, इसका मान अपन I ले लेते हैं, I1 ले लेते हैं। ऐसे केस में देखिए KCL की अगर हम बात करें, हम इस नोड पर अगर KCL लगाएं तो अब आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। मैं पहले लॉजिक समझाने के लिए KCL की बात कर रहा हूँ। ये I1 प्लस I2 प्लस I3 हमने करंट मान लिए पहले नोड पर, इस वाले नोड पर मैंने मान लिया I4 I5 और I6। तो अगर इस नोड 1 पर अगर मैं KCL लगाता हूं तो देखिए नोड 1 पर KCL मुझे कहेगा कि I1 I2 और I3 का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, सभी बाहर जाते हुए इसलिए सभी पॉजिटिव लिए। फिर नोड 2 पर अगर हम KCL लगाएं तो ये हो जाएगा I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0, क्योंकि सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूं, ये मान लो सपोज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर ऐड करूं तो देखिए इन इक्वेशंस को एडिशन पे आप देखेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0 होगा। ये हम नॉर्मल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब मैं यहाँ पर गौर करता हूँ, इस पर्टिकुलर सेक्शन पर जब मैं देखता हूँ तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि I3 और I4 में एक संबंध यहाँ पर बन रहा है। हमने जो I3 और I4 माना है वो I3 और I4 एक दूसरे के एक ही ब्रांच में करंट है इसलिए बराबर है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए मैं I3 की जगह माइनस I4 लिख सकता हूं या I4 की जगह माइनस I3 लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो ये इक्वेशन हो जाती है I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I3 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। मैंने I4 की जगह माइनस I3 लिख दिया है, यहाँ आप I3 की जगह माइनस I4 लिख दीजिए। ऐसा लिखने पर क्या हुआ, देखिए ये दोनों कट हो गए और ये दोनों कट हो गए। इसका मतलब मेरे पास सुपर नोड की जब मैं बात करूंगा, जब मैं ऐसा केस मेरे पास आएगा तो उस कंडीशन में मैं एक इक्वेशन तो ऐसे बनाऊंगा। एक इक्वेशन ऐसे बनाने का मतलब ये हुआ कि मैंने इस पूरे नोड को एक तरीके से, देखिए आप थोड़ा सा मेरे इस सर्कल को आप समझिएगा, इस पूरे नोड को मैं सुपर नोड बोल रहा हूं। ये पूरा नोड सुपर नोड है और इस सुपर नोड के अंदर मैंने वो ब्रांच भी अंदर ही दबा दी है। ये ब्रांच जिसमें वो कॉमन करंट था उस ब्रांच को मैंने अंदर दबा दिया है और बाकी जो ब्रांचेस थे उन ब्रांचेस के करंट्स मैंने ले लिए हैं। I1 ले लिया है, I2 ले लिया, ये दो बचे, ये ब्रांच तो अंदर चली गई, ये I5 ले लिया और ये I6 ले लिया। अब जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तब नोड वोल्टेज क्या मानूंगा, जिधर की जो ब्रांचेस है उधर जो वोल्टेज है वो करंट मानूंगा, I1 करंट, क्योंकि देखिए ये मैं यहां से लेकर के ही मैंने इस इक्वेशन पर पहुंचा था तो ये I1 का मान तो मैंने चेंज किया ही नहीं है। तो I1 का मान हो गया हमारा नॉर्मल कंसेप्ट V1, यहां से करंट ऊपर आ रहा है, हमारा करंट अपोजिट है तो V1 माइनस E1 अपॉन R1। फिर I2 का मान V1 अपॉन R2, I5 का मान इस नोड पर आ गया में इसलिए V2 अपॉन R3 और I6 का मान प्लस V2 अपॉन, ओहो अपॉन में कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पर, क्या दिया है उसने, तो हमें करंट दे रखा है और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए प्लस माइनस I1 इक्वल टू 0। हमने जो करंट सोर्स लगाया, करंट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने जो करंट माना है उसके अपोजिट है, इसलिए माइनस I1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई। काम हो गया क्या, काम नहीं हुआ। काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अननोन 2 है, नंबर ऑफ अननोन जो है वो अननोन जिनका मान मुझे निकालना है वो V1 और V2 2 है और 2 अननोन है, तो इक्वेशन कितनी लगेगी, नंबर ऑफ इक्वेशन भी 2 लगेगी और इक्वेशन 2 चाहिए तो एक इक्वेशन आप इसके अंदर से लिखें। अंदर से लिखने में सिर्फ आपको वही कंसेप्ट लगाना है कि वोल्टेजेस को 0 करना है आपको। V1 यहां वोल्टेज है, इस वोल्टेज को, ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स है ये सोर्स अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, तो यहां देखिए इसकी वजह से करंट इधर आ रहा है तो ये अपोज कर रहा है V1 माइनस E2 और ये भी अपोज कर रहा है इसलिए माइनस
नॉट पोटेंशियल है इसलिए अपोज करेगा, -V2 इक्वल टू 0। इस नॉट पोटेंशियल से अगर अपन बात कर रहे हैं तो V1 -E2 -V2, इधर से बात करूंगा तो V2 का सपोर्ट कर रहा है E2 और V1 अपोज कर रहा है, इसलिए V1 इक्वल टू 0। सिर्फ वोल्टेज इक्वल टू 0 करना है। तो ये दो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों का मान एक जैसा ही है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप V1 V2 निकाल लीजिए। एक बार अगर V1 V2 आपके पास आ गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि नोड सुपर नोड एनालिसिस का ये कंसेप्ट वाला वीडियो आपको पसंद आया है। हमने इसमें पूरा कंसेप्ट कवर किया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे एग्जाम्स में पूछी हुई, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में पूछी हुई प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर के आएंगे और उनमें उन प्रॉब्लम्स को इन्हीं कंसेप्ट से हम सॉल्व करके भी आपको बताएंगे। तो एलेक्स ग्रुप पर बने रहिए। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टाइप से आप वीडियोस देखते रहे और एलेक्स ग्रुप पर बने रहें। थैंक यू।